बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स सीखी थी। कुछ ब्रांचेस सीखी थी, कुछ हम आज सीखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स कि ये ब्रांचेस आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये हम 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है लाइट, जो कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। लाइट जिससे मुराद रोशनी हम लेते हैं, और रोशनी डिफरेंट ज़राए से, डिफरेंट सोर्सेज से हम हासिल करते हैं। हम सूरज सबसे मेजर जो हमारे पास लाइट का सोर्स है वो है सूरज, सन। उसके बाद ट्यूब लाइट्स हैं, एनर्जी सेवर्स हैं, ये सारे जो हैं वो लाइट के सोर्सेज हैं और इनसे हम लाइट हासिल करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि लाइट बेसिकली है क्या चीज़, ये क्या काम हमारे आती है। तो ये फिज़िक्स में ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की लाइट कि वी स्टडी फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, कि लाइट के ज़ाहिरी असरात क्या होते हैं, वो जो हमें अपनी आँखों से नज़र आते हैं। अब ज़ाहिरी असर क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो चीज़ हमें नज़र आती है, वो ऑब्जेक्ट हमें नज़र आता है। इसका ज़ाहिरी इट्स प्रॉपर्टीज़, कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वर्किंग और ये काम किस तरह करती है। लाइट के कुछ असूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। इन असूलों के मुताबिक लाइट जो है वो वर्क करती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ये यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी लाइट इस्तेमाल, जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें लाइट इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे पास कैमरा है, इसमें लाइट इस्तेमाल होती है। माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट इस्तेमाल होती है। उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें लाइट इस्तेमाल होती है। और जितनी भी डिजिटल स्कोप्स हैं उनमें लाइट इस्तेमाल होती है। ये सारे इवन आई लेंसेज हैं या आई ग्लासेज हैं, इनको भी हम किसी न किसी हद तक इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कह सकते हैं। तो लाइट का यहाँ पे सारा इस्तेमाल है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड लाइट। ये लाइट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। तो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। और वो कौन से चार्जेस हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम वायर देखते हैं, मेटल्स देखते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर अगर हम चार्जेस को स्टडी करें कि एक चार्ज है वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा, तो उसको हम स्टडी करेंगे। एंड इन मोशन, जब चार्जेस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी आगे जाती है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। देयर इफेक्ट्स, कि उस इलेक्ट्रिसिटी के क्या इफेक्ट्स हैं, उनसे हम क्या काम ले सकते हैं, ये हम देखेंगे। एंड रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, के मकनातीसियत यानी मैग्नेटिज्म के साथ इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट है। देखिए, जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं या विद वेरी लो स्पीड चार्जेस मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उनके। और जैसे ही चार्जेस हाईली स्पीड्स के साथ मूव करते हैं, हैवी स्पीड्स के साथ मूव करते हैं, तो फिर उनके एक इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है और उसको हम कहते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड तो वो होता है जो मैग्नेट की वजह से होता है, परमानेंट मैग्नेट की वजह से। मकनातीस का टुकड़ा आप एक लें और उस मकनातीस के टुकड़े को किसी भी मेटल के करीब, धात के करीब आप रखते हैं तो वो धात उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अब ये उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मकनातीस यानी मैग्नेट की वजह से पैदा हुआ है। अब दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कर
सकते हैं कि जैसे ही चार्जेस मूव करेंगे, अब चार्जेस मूव करने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेटली, कि इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस मूव कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब चार्जेस मूव करते हैं तो उस वायर के इर्द गिर्द जहां पे इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह चार्जेस का ताल्लुक मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कि चार्जेस के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है। गो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो चार्जेस की वजह से पैदा होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है, यानी आर्जी होता है। जब तक करंट फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, तब तक तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी वहां से फ्लो करना, चार्जेस वहां से फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना बंद हो जाएंगे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगा। इसीलिए हम इसको टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हमारी बहुत सारी मोटर्स में इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं हमारी घरों में, अक्सर घरों में लगी हुई है, वहाँ पे ये सारे इफेक्ट्स रियल में वहाँ होते हैं और इनको हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक जैसे नाम से ही जाहिर है एटम से रिलेटेड होगी, डेफिनेटली एटॉमिक फिजिक्स के एटम के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि बनावट, एक चीज किस तरह से बनी हुई है, उसकी बनावट क्या है, उसको किस तरह डिजाइन किया हुआ है बाय नेचर। स्ट्रक्चर तो किस तरह बना हुआ है, एंड प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, खसूसियात क्या हैं ऑफ एटम, एटम की, कि एटम अब एटम की साख्त क्या है, एटम किस तरह बना हुआ है। तो डेफिनेटली हम ये कहते हैं, ये अगर मैं यहाँ पे एक एटम को की पिक्चर बनाऊं तो ये देखिए, ये हम कहते हैं ये एटम है, एक ये एटम है, ये इसके इर्द गिर्द इसके शेल्स हैं और शेल्स के अंदर फिर मजीद सब शेल्स होते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि ये सेंट्रल पार्ट जो है ये न्यूक्लियस ऑफ द एटम है और ये रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियस, रेस्ट ऑफ द एटम है, सॉरी। ये तो इस तरह जो है हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि सेंटर में किस तरह बना हुआ है एटम, कि सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारे का सारा मैस होता है एटम का, और बाकी साइडों पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करते हैं, ये उसका डिफरेंट पार्ट है। अच्छा जी, इसके बारे में हम एटम के बारे में बना हुआ कैसे है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, कि न्यूक्लियर फिजिक्स, अब न्यूक्लियर निकला है न्यूक्लियस से, यानी अब एटॉमिक फिजिक्स में पूरे एटम के बारे में हम स्टडी करते हैं, जबकि न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरे एटम के बारे में स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा है न्यूक्लियाई, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई के। इसको न्यूक्लियस के बारे में किस तरह स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस, ये जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव चार्जेस, प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन्स और न्यूट्रल्स, न्यूट्रॉन्स ये होते हैं। अब बेसिकली जो एटम का 99.9%, कितना 99.9% मैस न्यूक्लियस के अंदर होता है पूरे एटम का, और बाकी जो है 0.1% मैस, ये बाकी जो शेल्स होते हैं या सब शेल्स होते हैं उनके अंदर जो मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये उनका मैस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा अप्रोक्सीमेटली सारे का सारा जो मैस है वो एटम में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हमारे पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं
उसमें इसी बेस के ऊपर हम एनर्जी हासिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है न्यूक्लियस से रिलेटेड। उसके बाद इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या बिहेवियर होता है। पार्टिकल्स का मैंने अभी बताया भी है आपको। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मैस भी रखता है ख़ास। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन मैस इसका होता है। सबसे ज़्यादा जो मैस होता है वो टोटल एटम का न्यूक्लियस के अंदर होल्ड करता है। रेस्ट ऑफ द मैस जस्ट एंड जस्ट 0.1% है, कोई ज़्यादा मैस नहीं है। तो इसमें हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के ऊपर। इसी को बम ब्लास्ट हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब है उसमें इस्तेमाल किया जाता है इसको, कि जब भी ये न्यूक्लियस ब्रेक करता है तो एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। न्यूक्लियस के ब्रेक करने से न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। अब पहले तो ये हुआ करता था, अभी बेसिक 3 जो स्टेट्स थी मैटर की उनको ही स्टडी किया जाता रहा है बहुत अरसे तक। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों को स्टडी किया जाता रहा है। फिर जब मौजूदा मैटर को हाई टेम्परेचर के ऊपर देखा गया है, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 20,000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर देखा गया है, तो वहाँ पे जो मैटर था ना तो सॉलिड फॉर्म में था, ना लिक्विड फॉर्म में था, और ना ही गैसियस फॉर्म में था, बल्कि आयोनिक फॉर्म में था। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, मतलब आयंस में चेंज हो गया। अब आयन से क्या मुराद है, नेक्स्ट आप केमिस्ट्री में भी जाके सीखेंगे कि आयन क्या होता है। देखिए एटम है, एटम बेसिकली एक न्यूट्रल यूनिट है। जैसे हम अगर यहां पे एक एटम बनाते हैं, यहां पे हम कहते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखिए प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रोटॉन्स अगर 10 हैं तो बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जितने सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही बाहर यानी शेल्स के अंदर नेगेटिव चार्जेस होंगे। 10 पॉजिटिव हैं और 10 नेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव। तो आप जब टोटल करेंगे कि टोटल चार्ज कितना हुआ, प्लस का 10 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। यानी एटम बुनियादी तौर पर एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर ना हो तो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट नहीं होंगे, यानी उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा उसमें। अब हम ये देखते हैं कि लेट से अब आयन कब बनता है, एक एटम का आयन कब बनता है, जब उसमें नया इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाए या उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। प्रोटॉन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो सेंटर में है, वो नहीं निकाल सकते। हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं एटम के अंदर से और इलेक्ट्रॉन शामिल भी कर सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन शामिल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन शामिल करेंगे, इसी की एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, अगर हम इलेक्ट्रॉन शामिल करेंगे, पहले 10 इलेक्ट्रॉन है 10 ही प्रोटॉन है, बराबर है दोनों। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं इसके अंदर तो ये टोटल हो जाएगा जी -10 -1 -11। अब पॉजिटिव चार्ज है 10, नेगेटिव चार्ज है 11, कौन सा ज्यादा हुआ? डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ, तो इट विल बी अ नेगेटिव आयन। जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्जेस अब ज्यादा हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुके हैं। प्रोटॉन वही 10 के 10 हैं, इलेक्ट्रॉन 11 हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है, तो ये एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। अब इसी के बरक्स अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं बाय सम मीन्स, इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं तो यहां पे क्या होगा जी कि पहले इलेक्ट्रॉन थे 10, एक इलेक्ट्रॉन आपने इनमें से माइनस कर दिया, बाकी बचे 9। प्रोटॉन है 10, इलेक्ट्रॉन है
नाउ प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। 10 पॉजिटिव चार्जेस हैं और 9 नेगेटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हुए क्योंकि 10 है, तो अब इसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव आयन होगा। तो इस तरह अगर आयन्स हों सारे मैटर के अंदर, अब एक आयन तो नहीं होगा, एक आयन होगा, दूसरा आयन होगा, तीसरा आयन होगा, चौथा आयन होगा, इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ आयन्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होंगे और ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर होंगे। जो सन है, इंटरनल स्ट्रक्चर है सन का, वो सारे का सारा प्लाज्मा के ऊपर बेस करता है। अर्थ का जो कोर है वो सारे का सारा प्लाज्मा के ऊपर, जिसे हमें लावा कहते हैं, उसके ऊपर बेस करता है। तो ये है आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। नेक्स्ट है हमारे पास जी, नेक्स्ट एंड लास्ट, जियोफिजिक्स। व्हाट डज जियो मीन्स? जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब है अर्थ। जियोफिजिक्स मतलब वो फिजिक्स की ब्रांच जो जमीन के बारे में हमें बताती हो, वही होगी जियोफिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि जमीन की अंदरूनी साख्त कैसी है, अंदरूनी तौर पे किस तरह बनी हुई है, और नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर उसका जो है कि कौन सी वो प्लेट्स हैं और किस तरह वो बनी हुई है, ये सारी। उसके बाद उसके इंटरनल टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद उसकी स्पीड के बारे में, उसके रोटेशन के बारे में, अर्थ की, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जियोफिजिक्स से हम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।